जय हिंद साथियों। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और वैसे तो ये सेशन लाइव मैं ले रहा था, लेकिन नेटवर्क की समस्याओं के कारण बफरिंग और वो चल रही थी, तो प्रॉपर तरीके से जुड़ाव नहीं हो पा रहा था। इसलिए इस सेशन को रिकॉर्ड करके फिर मैं प्रीमियर लाइव कर रहा हूँ। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और मुझे इस सेशन को लेने में बहुत ज्यादा खुशी इसलिए हो रही थी क्योंकि इसमें मैंने शिक्षण विधि के बहुत ज्यादा श्रेष्ठ प्रश्न लिए हैं। और ऐसे प्रश्न हैं, उनमें से अधिकांश प्रश्न आप देखेंगे ऐसे मौलिक प्रश्न हैं जो आपको पहले कभी किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिले होंगे, आज के बाद शायद मिलेंगे। वो यहाँ से कॉपी कर करके कर सकते हैं। अगर कोई कहता है, मतलब मजाक में कभी कभी बोलता हूँ कि अगर कोई कहता है कि उसने वो प्रश्न पढ़ा रखा है, तो पूछता कि कौन से वीडियो में है या किस क्लास में है, बताइए, नहीं मिलेगा। जो मुझे मालूम है नहीं मिलेगा। इसलिए कई सारे सारे नहीं, कई सारे प्रश्न ऐसे भी जो रिपीटेड भी हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं, तो उन पर चर्चा करना बहुत जरूरी है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो चलिए, ये सब तो चलता रहता है। लेकिन मैंने बहुत मेहनत से प्रश्न बनाए हैं। इन प्रश्नों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मैं विद्यार्थियों के कमेंट जब देख रहा था, तो विद्यार्थी और कुछ विद्यार्थी मुझसे संवाद भी करते हैं फोन पर, तो उनका कहना ये था कि सर ऐसे प्रश्न लीजिए जिन पर हम लोग जैसे सेकंड ग्रेड के पिछले गणित वाले पेपर में सवाल है जहां समझ आधारित सवाल ज्यादा रहते हैं, सूचना आधारित ना हो, समझ आधारित हो, चिंतन आधारित हो। तो मैंने प्रयास ये किया कि शिक्षण विधियों का, चूंकि ये पहला सेशन भी है, आप देख पा रहे हैं ये शिक्षण विधियों का पहला सेशन है। और बाकी इससे पहले मैंने जो बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं, शैक्षिक परिदृश्य के 5 शानदार रिवीजन वीडियो हैं, आरटी के 3 शानदार रिवीजन वीडियो हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक शानदार रिवीजन वीडियो है। वो सारे के सारे चैनल पे मौजूद हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, रिवीजन जो थर्ड ग्रेड का कर रहे हैं या किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो जरूर जा करके, लिंक सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इन सब वीडियोस की पीडीएफ जो है वो रियासत ऑनलाइन एकेडमी ऐप पर एक श्रेष्ठ रिवीजन प्रश्न नाम से मैंने कोर्स दे रखा है। वहां जाकर के, मात्र 10-11 रुपए का कोर्स है, वहां जाकर के आप उसको पढ़ सकते हैं और पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन उसके लिए डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन का लिंक भी इसमें है और टेलीग्राम चैनल बना दिया, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक इसमें है। वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, सबसे ऊपर आपको एप्लीकेशन और टेलीग्राम लिंक के चैनल आपको मिलेंगे। तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा मेरे बड़े अच्छे प्रश्न हैं। बड़े ऐसे प्रश्नों को मैं बड़ा लाइक करता हूँ और विद्यार्थियों की समझ बढ़ाने के लिए बड़े श्रेष्ठ प्रश्न होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। और आप देखेंगे पहला प्रश्न, और इस समय आप बच्चों की कुछ जो आजकल जो लगातार परीक्षा को लेकर के जो माहौल है, उससे देखते हुए बच्चों ने जो मुझसे कुछ अच्छे प्रश्न भी किए हैं, उन प्रश्नों का भी उत्तर मैं आपको दूंगा। सेशन के एंड में मैं उनको दूंगा। शिक्षण विधियों के संबंध में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? बहुत अच्छे प्रश्न शिक्षण विधियों से, शिक्षण के स्तर से मैंने लिए हैं। कौन सा एक प्रश्न सही नहीं है और कौन सा एक कथन सही नहीं है? यह पूर्व निर्धारित और पूर्व नियोजित होती है। शिक्षण विधियां हमेशा पूर्व निर्धारित और पूर्व नियोजित होती हैं। पहले से आपको यह तय करना होता है कि आप किस विधि से पढ़ाओगे, तो फिर उस विधि के जो सोपान होते हैं उनका आपको पालन करना ही करना होता है। तो 100% ये विकल्प बिल्कुल सही है। डंके की चोट पर शिक्षण विधियों के निश्चित सोपान होते हैं, 100% निश्चित चरणों से होकर के गुजरती हैं। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण तार्किक, क्रमबद्ध तथा विशिष्ट स्वरूप में करती हैं, 100% करती हैं। शिक्षण विधियां, ध्यान रखो, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण होता है वो हमेशा एक निश्चित स्वरूप में, विशिष्ट स्वरूप में करती हैं और तार्किक और क्रमबद्ध होता है। इनका निर्धारण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। नहीं, यही विकल्प गलत है। नारों को तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार निर्धारण नहीं होता है, पहले से निर्धारण होता है, पहले से नियोजन होता है। तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार निर्धारण तो शिक्षण विधियों का नहीं होता है, शिक्षण की प्राविधियों का, यानी कि शिक्षण की तकनीकों का होता है। वो तत्काल वहीं के वहीं आवश्यकता के अनुसार तय होती है। तो श्रेष्ठ विकल्प होगा, इनका निर्धारण तात्कालिक आवश्यकता अनुसार नहीं होता, क्योंकि ये पहले से पूर्व निर्धारित होती है। शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के मध्य चलने वाली द्विपक्षीय प्रक्रिया, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच चलने वाली ऐसी प्रक्रिया जिसमें अध्यापक अपने ज्ञान तथा कौशल को विभिन्न तरीकों से विद्यार्थियों तक प्रेषित करते हैं, जबकि विद्यार्थी दूसरी ओर से अनुक्रिया करते हैं, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? संप्रेषण कहलाती है, शिक्षण कहलाती है, अभिप्रेरण कहलाती है, अभिगम अधिगम कहलाती है। और ये आपको 100% ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि संप्रेषण में भी ये होता है कि संप्रेषक अपनी बात को संप्रेषित करता है और संप्रेषी अनुक्रिया करता है, तो संप्रेषण पूरा माना जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात विशिष्ट हो रही है कि अध्यापक अपने ज्ञान और कौशल को स्थानांतरित कर रहा है बच्चों तक, और ध्यान रखो ये शिक्षण में होगा। और ध्यान रखो, संप्रेषण जो होता है वो शिक्षण के अंदर निहित होता है। संप्रेषण
शिक्षण के अंदर निहित तो होता है। यानी कि शिक्षण में संप्रेषण प्रक्रिया होगी। शिक्षण उससे कुछ ज्यादा बड़ी प्रक्रिया, कुछ विशिष्टताएं हैं, और विशिष्टता है ज्ञान और कौशल को स्थानांतरित करना। तो बहुत श्रेष्ठ विकल्प है बी, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं इतने अच्छे प्रश्न इस सेशन में मैंने लिए हैं कि मुझे लगा था कि ये सेशन अगर जरा सा भी नेट की वजह से बाधित करता है तो फिर मुझे निश्चित तौर पर इस सेशन को रिकॉर्ड करके देना चाहिए। शिक्षण का साधन, शिक्षण ऐसा साधन है, अच्छा शिक्षण वह साधन है, ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया। शिक्षण वह साधन है जिसके द्वारा, मैं काट देता हूं इसको, वह साधन है जिसके द्वारा समूह के अनुभवी सदस्य अपरिपक्व यानी कि छोटे सदस्यों को जीवनगत समायोजन हेतु मार्गदर्शन देते हैं। जो अधिक अनुभवी लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जिनके अंदर परिपक्वता ज्यादा है, वो कम परिपक्व लोगों को, छोटे लोगों को, छोटी आयु के लोगों को जीवनगत समायोजन के लिए, वो जीवन में समायोजन कैसे करें इस हेतु मार्गदर्शन देते हैं। ये प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी? स्मिथ, यूकम सिम्पसन, बीएस ब्लूम, हर्बर्ट स्पेंसर। मैंने अपने एप्लीकेशन पर पढ़ा रखा है ये टॉपिक बहुत शानदार तरीके से, और मैंने वहां पर ये परिभाषा लगाई है। बड़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है परीक्षा के दृष्टिकोण से, यूकम और सिम्पसन की ये परिभाषा है। इसको आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, शिक्षण के संबंध में कौन सा एक कथन उचित नहीं है? शिक्षण के लिए कौन सा एक कथन उचित नहीं है? यह ज्ञान, समझ तथा कौशलों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है, देने के लिए करने की प्रक्रिया है। ज्ञान, समझ और कौशल को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है शिक्षण, डंके की चोट पर है। उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन है, बिल्कुल ढोल बजा करके उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन है। आपको याद आ गया होगा बीएस ब्लूम का त्रिध्रुवी मॉडल, जिसमें सबसे ऊपर के ध्रुव पर उद्देश्य था, फिर अधिगम अनुभव थे, फिर मूल्यांकन था। तो जो उद्देश्य होती है उनको प्राप्त करने के लिए अधिगम अनुभव प्रदान की जाती है, यानी कि शिक्षण कराया जाता है। तो उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन है, टूल है ना, टूल है, साधन है। अंतर्निहित क्षमताओं का विकास करने एवं अधिगम करने का आधार होती है। जो शिक्षण होता है वो बालकों की अंतर्निहित क्षमताओं का विकास करता है, उनके अधिगम का आधार होता है। ये ढोल बजा करके सही है। यह शिक्षक द्वारा संचालित होने वाली एक पक्षीय प्रक्रिया है। एक पक्षी पे ऑब्जेक्शन है हमको, एक पक्षीय प्रक्रिया नहीं होती है, द्विपक्षीय प्रक्रिया होती है, ध्यान रखेंगे। श्रेष्ठ विकल्प है, ये कथन गलत होगा। एक शिक्षक द्वारा संचालित की जाने वाली एक पक्षीय प्रक्रिया कभी शिक्षण नहीं होगी, द्विपक्षीय होनी चाहिए, दूसरी साइड से रेस्पॉन्स आना चाहिए। तो बहुत अच्छा, बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न है। अगला और ये भारत की बड़ी बड़ी परीक्षाओं से जुड़ने वाले प्रश्न है। ये जो प्रश्न मैं ले रहा हूं ये ऐसे प्रश्न है जो एक से एक बड़ी परीक्षाओं से ये प्रश्न जुड़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रभुत्ववादी शिक्षण के संदर्भ में एक कथन सत्य है। प्रभुत्ववादी, ऑटोक्रेटिक टीचिंग की बात कर रहा हूं, ऑटोक्रेटिक, जिसमें शिक्षक तानाशाह के तौर पर होता है। तानाशाह का मतलब सारी प्रक्रिया का केंद्र शिक्षक होता है, सब कुछ शिक्षक को तय करना होता है। उस शिक्षण प्रक्रिया के जो शिक्षण के जो प्रकार हैं, प्रभुत्ववादी है, प्रजातांत्रिक है, अहस्तक्षेपवादी है, लेसिस फेयर जिसे हम बोलते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेसिस फेयर जो होता है। इस शिक्षण में संपूर्ण प्रक्रिया का केंद्र शिक्षक होता है। ढोल बजा करके प्रभुत्ववादी कहते ही उसी को है जिसमें शिक्षक ही सारी प्रक्रिया का केंद्र होगा। विद्यार्थियों को अनुक्रिया करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। ये हमको गड़बड़ लग रहा है, विद्यार्थियों को अनुक्रिया करने की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती है प्रभुत्ववादी में, क्योंकि शिक्षक सब कुछ तय करेगा। इन विधियों में बालकों की रुचियों, क्षमताओं और योग्यताओं और व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता। बिल्कुल सही है। धर्म को प्रभुत्ववादी में इस बात का कोई महत्व नहीं होता कि बालकों के अंदर व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या है, तो उनको फिर अलग अलग कैसे पढ़ाया जाए, उनकी अलग अलग रुचियां क्या है, उनकी अलग अलग क्षमता क्या है, तदनुसार कुछ किया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। शिक्षक जो चाहेगा वो होगा, ये प्रभुत्ववादी का होता है। और संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक ही यह तय करता है कि बालकों को क्या, कैसे, कितना और क्या, क्यों सीखना है। ये डंके की चोट पर सही है, ये भी प्रभुत्ववादी शिक्षण के लिए बिल्कुल सही है। ये कथन जो है ये असत्य होगा कि विद्यार्थियों को स्वतंत्र अनुक्रिया करने की अनुमति होती है। नहीं, स्वतंत्र अनुक्रिया बच्चे नहीं कर सकते हैं प्रभुत्ववादी शिक्षण में। बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ऐसे प्रश्नों को समझ लेना। यही प्रश्न बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में जुड़ते हैं भारत की, और अगर सेम टू सेम नहीं आते तो इसी के आसपास भाषाएं घटित होती है। मैं चैलेंज के साथ इस बात को बोल सकता हूं। अगला प्रश्न है, प्रजातांत्रिक शिक्षण के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य होगा? प्रजातांत्रिक शिक्षण जो होता है उसके लिए कौन सा एक कथन असत्य होगा? इस प्रकार के शिक्षण में, प्रजातांत्रिक, डेमोक्रेटिक शिक्षण में विद्यार्थी तथा शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, प्रजातांत्रिक में दोनों सक्रिय होते हैं। विद्यार्थियों को तर्क करने, अनुक्रिया करने की स्वतंत्रता होती है, 100% होती है। तर्क करने और अनुक्रिया करने की स्वतंत्रता सिर्फ विद्यार्थी तय करता है।
कि उसे क्या सीखना है, क्यों सीखना है, कैसे सीखना है, सिर्फ विद्यार्थी तय करता है। ध्यान रखो, ये जो विकल्प है, इस विकल्प के ये दो शब्द हमें परेशान कर रहे हैं, क्योंकि प्रजातांत्रिक में केवल विद्यार्थी तय नहीं करेगा, शिक्षक की भूमिका 100% उसमें होगी होगी, बालक की भी सहभागिता होगी, लेकिन शिक्षक की भी होगी। और ये कह रहा है सिर्फ विद्यार्थी। और इस प्रकार का शिक्षण वैयक्तिक भिन्नताओं को महत्व प्रदान करता है। ये बात सही है, ये बात सही है। तो ये जो कथन है ये गलत है। प्रजातांत्रिक में ऐसा कभी नहीं होगा कि सब कुछ बालक करे, अहस्तक्षेपवादी में सब कुछ बालक करेगा, अध्यापक केवल परामर्शक होगा। प्रजातांत्रिक में शिक्षक की भी भूमिका होती है, क्योंकि शिक्षक भी सक्रिय होता है, विद्यार्थी शिक्षक दोनों सक्रिय होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध स्मृति विचारहीन स्तर के शिक्षण उपागम से है? तीन उपागम आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। स्मृति स्तर का उपागम, यानी कि जिसे विचारहीन स्तर भी बोलते हैं, अवबोध स्तर का उपागम और चिंतन स्तर का उपागम। ये तीनों जो है अलग अलग हार्वर्ड से, मॉरिसन से, हंट से कनेक्टेड है। तीनों पर ये प्रश्न आपको जनरली मिल जाता है अलग सारे प्लेटफॉर्म पर, बड़ा लेकिन है इंपोर्टेंट, इसलिए इसको लेना जरूरी है। स्मृति स्तर के उपागम से संबंध होता है हार्वर्ड का, आगे हम प्रश्न देखेंगे, मॉरिसन का होता है अवबोध स्तर से, और हंट का होता है चिंतन स्तर से। ये जो शिक्षण के तीन स्तर है, तो स्मृति स्तर, विचारीन स्तर से संबंध हार्वर्ड का है। लेकिन इससे जुड़े अब अच्छे प्रश्नों पे आइए कि स्मृति स्तर जो होता है, निम्न में से किस एक प्रकार के प्रश्नों को प्रत्याभिज्ञान प्रश्नों की श्रेणी में नहीं रखा जाता? प्रत्याभिज्ञान, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिकॉग्निशन प्रश्न। रिकॉग्निशन, ये दो प्रकार के प्रश्नों को आपको समझना है। एक तो रिकॉग्निशन प्रश्न होते हैं और एक होते हैं रिकॉल, रिकॉल प्रश्न, जिसे हम प्रत्यास्मरण प्रश्न बोलते हैं। प्रत्यास्मरण प्रश्न बोलते हैं। ये रिकॉल और रिकॉग्निशन प्रश्नों में क्या अंतर होता है आप समझ लीजिए। आपने देखा है प्रश्न जो बहुविकल्प प्रश्न आते हैं या छोटे प्रश्न आते हैं, उसमें आप एक स्थिति देखें कि कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे को सोचना नहीं है, उत्तर सोचना वाले याद नहीं उठाना है, उसे दी गई स्थितियों में से चयन करना है। बहुविकल्पीय प्रश्न जो आप देते हो परीक्षा में, उसमें 4 विकल्प होते हैं, आपके सामने ही उत्तर, मतलब आपका उत्तर आपके सामने ही होता है, आपको खाली पहचानना है। सत्य असत्य में आपके सामने उत्तर होता है, या तो सत्य असत्य आपको पहचानना होता है। विषम पद छांटना, आपके सामने चारों विकल्प होते हैं, आपको पहचानना होता है। सुमेलित करने में आपके सामने विकल्प होते हैं, आपको खाली मिलान करना होता है। ध्यान रखो, रिक्त स्थान पूर्ति में आपको कोई मिलान नहीं करना है, कुछ पहचानना नहीं है, याद उठाना है, याद। वहां पे आपके सामने स्थितियां नहीं है। प्रत्याभिज्ञान प्रश्न वे होते हैं जिसमें आपके सामने स्थितियां दी गई होती हैं, जैसे सत्य असत्य दिया होता है, ये प्रत्याभिज्ञान होता है। विषम पद छांटना है, इसमें भी आपके सामने स्थितियां होती हैं दी गई, उनमें से आपको भिन्न पद आपको छांटना होता है, इसमें भी स्थितियां दी होती हैं। सुमेलित करने में भी स्थितियां दी होती हैं। रिक्त स्थान पूर्ति नहीं होता है, ध्यान रखो, रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्नों को हम रिकॉल प्रश्न की श्रेणी में रखते हैं। सिंपल भाषा में समझ लो, जब आपके सामने स्थितियां दी हो, उत्तर दिए, आपको उनमें से पहचानना हो उत्तर, तो प्रत्याभिज्ञान है। आपको याद करके सोच के लिखना हो तो आपका प्रत्यास्मरण है। ये प्रत्यास्मरण, तो रिकॉल प्रश्न ही होते, रिक्त स्थान पूर्ति रिकॉल में आते हैं। बाकी ये तीनों स्थितियां हैं, इन तीनों में आपके सामने स्थितियां, विकल्प होंगे, वहां से आपको चयन करना होगा। शिक्षण के निम्न में से किस स्तर पर बालकों को, अब प्रश्न बना है, आपने प्रत्याभिज्ञान और प्रत्यास्मरण दोनों प्रकार के प्रश्न समझ लिए, तो अब बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न है कि शिक्षण के किस स्तर पर बालकों को प्रत्याभिज्ञान और प्रत्यास्मरण प्रश्नों पर केंद्रित रखा जाता है। और ये होता है अवबोध, चिंतन, स्मृति स्तर, उक्त सभी स्तरों पर। ध्यान रखो, स्मृति स्तर पर जो हार्वर्ड का उपागम था, हार्वर्ड ने इस बात को कहा कि स्मृति स्तर यानी कि विचारीन स्तर पर बच्चे के अंदर समझ नहीं होती है, चिंतन बिल्कुल नहीं होता है, वहां पे बच्चे को प्रश्न ऐसे देने चाहिए जो जिसमें बच्चा पहचान करे और थोड़ा मोड़ा याद करके उसको लिखे। तो प्रत्याभिज्ञान और प्रत्यास्मरण प्रश्नों पर केंद्रित करने का काम स्मृति स्तर पर होता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत श्रेष्ठ प्रश्नों में से एक है, परीक्षा की दृष्टि से बड़ा इंपोर्टेंट है। स्मृति स्तर के शिक्षण उपागम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन, और देखो फिर आगे ने एक प्रश्न और मैंने लिया स्मृति स्तर के लिए कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसका मतलब 3 कथन सत्य है। जानिए कि स्मृति स्तर से जुड़ी महत्वपूर्ण बात क्या क्या है। इस स्तर पर शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सक्रिय रहते हैं। ध्यान रखो, स्मृति स्तर जहां पे अध्यापक का काम है बच्चों को कुछ ज्ञान कौशल स्थानांतरित करना, बच्चा क्या क्या सीखेगा इसका निर्धारण शिक्षक करेगा, दोनों सक्रिय रहेंगे, इसमें हमको ऑब्जेक्शन है। ध्यान रखो, स्मृति स्तर पे दोनों सक्रिय नहीं होते। हम अभी बात करते हैं विद्यार्थियों को स्वतंत्र अनुक्रिया करने की अनुमति नहीं होती, यहां पर भी ऐसा नहीं होता। विद्यार्थियों को क्या करना है शिक्षक तय करेगा,
इस स्तर पर मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अधिक महत्व दिया जाता है, ये बात सही है, ये बात सही है। इस स्तर पर प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान प्रश्नों को केंद्र में रखा जाता है, बिल्कुल सही है। मेरे को ये विकल्प गलत होगा कि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सक्रिय होते हैं। क्यों? क्योंकि केवल शिक्षक सक्रिय होता है, केवल यही सक्रिय होता है। शिक्षक स्मृति स्तर के लिए इस तथ्य को याद में रखेंगे, स्मृति स्तर को आप प्रभुत्ववादी, जैसा भी हमने बात की थी, प्रभुत्ववादी होता है, क्योंकि शिक्षक ही केंद्र में होता है। वहां पे बच्चों को कुछ समझ और वो होती नहीं है, सब कुछ टीचर का उत्तरदायित्व है कि उनको क्या क्या उनको सिखा सकता है वो। तो शिक्षक सक्रिय होता है, विद्यार्थी इसलिए सक्रिय नहीं हो सकता क्योंकि विद्यार्थी इस स्तर पर, बिल्कुल प्राथमिक स्तर पर, ये ध्यान रखो, स्मृति स्तर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए होता है। यहाँ पर बच्चे के अंदर सब कुछ विकसित करने का उत्तरदायित्व शिक्षक का होता है, इसलिए इन स्तरों को स्मृति स्तर कहा गया है। अच्छी शिक्षण विधि की निम्न में से किस एक विशेषता को तुलनात्मक रूप से अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता? 4 विशेषताएं हैं, किस एक विशेषता को ज्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता? ये बड़ा अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। और सामान्य प्रश्न तो आपने शिक्षण विधियों की विशेषता से जुड़े पड़े होंगे, इससे हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और शिक्षण विधियों की विशेषताएं क्या क्या होती है, वहां पे मैंने इन बिंदुओं को लिखा रखा है। शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सक्षम हो, डंके की चोट पर इसको महत्व देना पड़ेगा आपको बहुत ज्यादा, क्योंकि शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सक्षम ही विधि श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। विषय की प्रकृति के अनुकूल हो, बिल्कुल डंके की चोट पर आप किस शिक्षण विधि को तय करोगे, निर्धारित करोगे, ये इस बात का निर्धारण विषय की प्रकृति तय करती है। बालकों की जिज्ञासाओं, रुचियों और क्षमताओं का विकास करने में सहायक हो, ध्यान को, ये भी अच्छी शिक्षण विधि के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। विद्यार्थियों को सूचना और तथ्यों को जानने और उन्हें याद करने पर केंद्रित हो, ध्यान को, याद करने पर केंद्रित हो। ये विकल्प तुलनात्मक कम महत्व वाला है, कम दमदार है, क्योंकि केवल उन्हें याद कराना, सूचनाओं से अवगत कराना, ये शिक्षण विधि का काम हो, ये कम महत्व का है। बाकी तो उनकी रुचियों, जिज्ञासाओं, क्षमताओं का विकास करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है। विषय की प्रकृति के अनुकूल, ये तो ढोल बजा करके है। और शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सक्षम, ये तो गाजे बाजे के साथ है। तो ध्यान रखेंगे, ये विकल्प जो है, ये विकल्प अधिक महत्व है। इन चारों में अगर सबसे कम महत्व का होगा तो ये विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, आगमन विधि के लिए निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं होगा? आगमन विधि के लिए बड़े अच्छे प्रश्न आ गए हैं। आगमन विधि के लिए कौन सा एक विकल्प सही नहीं होगा? यह सामान्य अनुमान की प्रक्रिया है। ध्यान रखो, आगमन सामान्य अनुमान की प्रक्रिया होती है। डंके की चोट, आगमन होता ही सामान्य अनुमान है। जनरलाइजेशन जिसे हम आगे कहेंगे, सामान्यीकरण कहेंगे। इस विधि में बालक अपने तर्क, चिंतन तथा निर्णय क्षमता का प्रयोग करता है। बिल्कुल, आगमन विधि में बच्चे की मानसिक शक्तियों का प्रयोग होता है, वो अपने तर्क का, चिंतन का, निर्णय क्षमता का प्रयोग करता है। यह शिक्षण की एक अत्यंत व्यवहारिक विधि मानी जाती है, अत्यंत व्यवहारिक विधि मानी जाती है। ये आपको लट्टू टिमटमाना चाहिए, मैंने आपको लिखा रखा है कि व्यवहारिक विधि वो होती है जिसका प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। आगमन विधि बहुत ज्यादा प्रयोग में आने वाली विधि नहीं होती है। व्यवहारिक विधि प्रयोग में आने वाली सबसे ज्यादा विधि होती है निगमन विधि, उसी को व्यवहारिक विधि की संज्ञा भी दी गई है। ये गड़बड़ है। इस चौथा देखो, इस विधि में बालक विभिन्न घटनाओं से, अलग अलग घटनाओं से विशिष्ट पैटर्न पहचान कर उनका सामान्यीकरण करते हैं। ये तो बहुत बड़ी परिभाषा है आगमन विधि की। आगमन विधि में यही काम तो होता है कि अलग अलग घटनाओं में समान पैटर्न बच्चा पहचानता है, उसके आधार पर जनरलाइजेशन करता है, सामान्यीकरण करता है। तो ये तथ्य आगमन विधि के लिए बिल्कुल सही है। ये तथ्य जो है ये गलत माना जाएगा, अत्यंत व्यवहारिक विधि नहीं है। व्यवहारिक विधि निगमन विधि को संज्ञा दी जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है आगमन विधि से संबंधित। अगला प्रश्न है, फिर अगेन आगमन विधि से संबंधित है, और ये प्रश्न प्राय आप घूमता रहता है, कई सारे लोग कराते हैं। अच्छा प्रश्न है लेकिन इंपोर्टेंट है, मुझे भी कराना चाहिए कि निम्न में से कौन सा एक आगमन विधि का शिक्षण सूत्र नहीं है। मैंने आपको बताया आगमन विधि के और निगमन विधि के शिक्षण सूत्र। आगमन विधि के शिक्षण सूत्र आपको आते हैं, उनको याद रखना है, उलट देंगे तो निगमन के याद हो जाएंगे आपको अपने आप। तो आगमन विधि के शिक्षण सूत्र कौन सा एक नहीं है? उदाहरणों से नियम 100% होता है। सामान्य से विशिष्ट नहीं, ये इसमें गड़बड़ है। प्रत्यक्ष से प्रमाण होता है। स्थूल से सूक्ष्म, स्थूल का मतलब बहुत ज्यादा, से सूक्ष्म एक सिद्धांत की ओर जाते हो, ये भी होता है। सामान्य से विशिष्ट नहीं होता है, क्योंकि सामान्य से विशिष्ट तो जो है ये निगमन के लिए है, ये निगमन का है। ये शिक्षण सूत्र निगमन का होता है, सामान्य से विशिष्ट। आगमन का विशिष्ट से सामान्य होता है। विशिष्ट विशिष्ट उदाहरणों से एक सामान्य नियम की ओर जाते हो, तो इसलिए आगमन में जब हम इसको पढ़ते हैं विशिष्ट से सामान्य कहते हैं, सामान्य से विशिष्ट नहीं कहते। ये शिक्षण सूत्र आगमन विधि का नहीं है। ये समझ के याद रखना है, रटना नहीं है आपको, ये समझ के याद रखना है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगमन विधि के सोपानों का तार्किक क्रम होगा।
आगमन विधि के सोपानों का, आगमन विधि किन चरणों से गुजरती है, सबसे पहले क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। तो उदाहरण, सबसे पहले उदाहरण, निरीक्षण, सामान्यीकरण, परीक्षण। और आप देखो इसमें से एक विकल्प को तो आप देख करके ही काट सकते हो निरीक्षण से, क्योंकि आगमन विधि का सबसे पहला सोपान उदाहरण होता है। तो एक विकल्प ये तो आपका घटेगी घटेगा। अब आप देखो उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण के तीन विकल्प है। उदाहरण के बाद क्या होता है, क्या निरीक्षण होगा, क्या परीक्षण होगा, क्या। और आपको ये पता है कि परीक्षण जो होता है वो परीक्षण सबसे अंत में होता है। परीक्षण जो होता है वो सबसे अंत में, और सबसे अंत में परीक्षण का एक तो ये सही है और एक ये सही है, इसका मतलब ये विकल्प भी गलत है। तो अब आप इसमें से और इसमें से टक्कर, आपके दो विकल्प आपने तार्किक आधार पर काट दिए। अब या तो ये सही है या ये सही है, और इन दोनों में ध्यान से देखो, सामान्यीकरण जो होगा वो परीक्षण से पहले होगा, उदाहरण के बाद निरीक्षण आता है, उसके बाद सामान्यीकरण जनरलाइजेशन आता है, सिद्धांत बन जाता है, नियम बन जाता है, और सबसे अंत में उसका परीक्षण करते हैं। श्रेष्ठ क्रम होगा ये, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, इस क्रम को आपको ध्यान रखना है। उदाहरण होगा, फिर निरीक्षण होगा, तब सामान्यीकरण होगा, और सबसे अंत में परीक्षण होगा। बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आगमन विधि का एक गुण नहीं है, इनमें से आगमन विधि का कौन सा एक गुण नहीं है। यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के लिए अत्यंत उपयोगी है, इस विधि से अर्जित ज्ञान स्थायी होता है। आगमन विधि नवीन संप्रत्यों का परिचय देने की श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। ये आपको मैंने लिखा रखा है, मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि मानसिक शक्तियों को महत्व देती है, और जो विधियां मानसिक शक्तियों को महत्व देती हैं वो आपकी मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी, ये गलत है, ध्यान रखो ये गलत है, क्योंकि आगमन विधि को प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर के लिए, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी माना जाता है, शुरुआती स्तर के लिए। क्यों, उसका कारण ये होता है, उसका कारण भी विकल्प में छिपा हुआ है। क्यों होता है, क्योंकि इस उच्च प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर ही बच्चा नवीन संकल्पनाओं को पहली बार जानता है, और पहली बार जब किसी चीज को जानता है तो नवीन संप्रत्यों का परिचय देने की श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। इसीलिए प्राथमिक उच्च प्राथमिक के लिए श्रेष्ठ है, और इस विधि से अर्जित ज्ञान स्थायी होता है, ये भी बिल्कुल सही है। आप आगमन विधि से जो ज्ञान अर्जित करते हो वो हमेशा स्थायी होता है, वो आपके दिमाग से कभी जा नहीं सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। अच्छा, अगला प्रश्न गणित के फाउंडेशन कोर्स मैंने आपको दे रखा है, आपको पता है, मैं बार बार ये दोहरा देता हूँ। और देखो आगमन विधि हम पढ़ रहे थे, यहाँ भी आगमनात्मक विधियां से गणित पढ़ाया है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट पे हमने बहुत ज्यादा काम किया है, कॉन्सेप्ट पे, अवधारणाओं को बच्चों को समझाने पे बहुत ज्यादा काम किया है। मैंने ये कोर्स उन बच्चों के लिए विशेष तौर से बनाया था जो बच्चे, दोनों प्रकार के बच्चे, जो इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं और जो औसत और पिछड़े बच्चे हैं। इसलिए क्योंकि उनको गणित समझने में दिक्कत आती है, उनको भय लगता है गणित से, इसलिए मैंने ये एक ऐसा कोर्स बनाया। और इस कोर्स को एडवांस स्तर का बनाऊंगा, वो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए, दोनों तरीके से उनका भी मजबूत होगा कंटेंट, और एडवांस स्तर का अभ्यास वो करेंगे। श्रेष्ठतम कोर्स भारत का ये बनाने का अभी ऑफर प्राइस केवल 799 का रखा है। ये कोर्स लॉन्च हो चुका है, एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। तो आप रियाज सर ऑनलाइन एकेडमी के एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर के इसको खरीदेंगे। ये कोर्स आपके 1 साल की वैलिडिटी के साथ है, और आपको बहुत ज्यादा आपको ये जीवन में गणित के हर एग्जाम, भारत में कोई एग्जाम होता है उस सारे एग्जाम में ये काम आएगा। बहुत सारे बच्चे अभी ले रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर एग्जाम हो जाए उसके बाद दनादन लेंगे। ये आपके लिए इतना उपयोगी कोर्स है, बहुत ज्यादा। और आगे भविष्य के लिए, यानी कि आज से 1 मार्च को रीट L1 का और रीट L2 का, दोनों के लिए एक फाउंडेशनल कोर्स लॉन्च कर रहा हूं, जो आगामी रीट के लिए बच्चों को प्रिपेयर करेगा बड़े मजबूत तरीके से। और उसमें गणित को भी लिया है, गणित की शिक्षण विधियों को भी लिया है, विज्ञान की शिक्षण विधियों को, पर्यावरण की शिक्षण विधियों को, जैसे L1 में पर्यावरण की आती है, L2 में विज्ञान की आती है, L2 सामाजिक में सामाजिक की शिक्षण विधि आती है, और प्लस हिंदी की शिक्षण विधियां। तो हिंदी की, गणित की, पर्यावरण की 3-3 शिक्षण विधि। और गणित L1 के कोर्स के लिए मैंने रखा है, L2 के लिए भी यही रखा है, गणित की, विज्ञान की और हिंदी की शिक्षण विधियां, और साथ में गणित पहले वाले कॉम्बो पैक से बड़ा है। और साथ साथ इसमें वीडियो भी मैं नई रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नई अपडेटेड वीडियो डालूंगा। कुछ वीडियो हमारे पुराने श्रेष्ठतम थे, उनको काम में लेंगे, बाकी अधिकांश वीडियोस को मैं नया करने वाला हूँ। और ये भी 999 रुपये में उपलब्ध है, बहुत सारे 1 मार्च से उपलब्ध हो जाएंगे ये कोर्स। तो चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। आगमन विधि के दोषों से संबंधित एक सत्य कथन नहीं है। आगमन विधि के जो दोष होते हैं, गुण होते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। कौन सा एक आगमन विधि के दोषों में एक दोष नहीं है। सिद्धांत तक पहुंचने की प्रक्रिया लंबी होती है, बिल्कुल सही बात है। पाठ्यक्रम का विकास धीमी गति से होता है, 100% सही बात है। प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है, को ये भी एक दोष है। आगमन विधि से हर कोई पढ़ा भी नहीं सकता है,
क्योंकि आगमन विधि में सिद्धांतों के अवधारणाओं के परिचय देने की, बच्चों को समझाने का चैलेंज सबसे बड़ा होता है। इसीलिए मैं अभी कोर्स की बात कर रहा था, गणित के कोर्स की मैं बात कर रहा था कि आगमन विधि से इसलिए पढ़ाया है कि बच्चे अवधारणाओं को जाने समझे, केवल सूत्र के आधार पर रटे नहीं। और अधिकांश पाठ्यपुस्तकें इस विधि पर आधारित होती है। गलत है ये, ध्यान को, आगमन विधि पर आधारित पाठ्यपुस्तकें लिखने की ताकत भी किसी में नहीं होती है, पढ़ाने की ताकत भी किसी में नहीं होती है। बाजार की अधिकांश पाठ्यपुस्तकें निगमन विधि पर आधारित है। बच्चे रटे जा रहे हैं, बस खाली सवाल ही सवाल हल किए जा रहे हैं, उनका गणित इसीलिए मजबूत नहीं हो पाता है, कोई भी विषय मजबूत नहीं हो पाता है। तो प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है। ये भी पाठ्यपुस्तकें इस विधि पर आधारित होती है, गलत है, ये कथन सत्य नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निगमन विधि के लिए कौन सा एक कथन उचित नहीं है? निगमन विधि के लिए इस विधि में बालकों को सर्वप्रथम सूत्र सिद्धांत का ज्ञान करा दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है, सूत्र सिद्धांत का बच्चे ज्ञान करते हैं। इस विधि में शिक्षक क्रियाशील होते हैं जबकि विद्यार्थी केवल अनुकरण करते हैं। देते नहीं, होते हैं जबकि विद्यार्थी केवल अनुकरण करते हैं। बिल्कुल सही बात है, शिक्षक क्रियाशील, निगमन विधि में शिक्षक क्रियाशील होता है, बच्चे केवल अनुकरण करते हैं, यंत्रवत अनुकरण करते हैं। एक शब्द और मैं लिख रहा हूं, यंत्रवत, है ना, मशीन की तरह उनको खाली अनुकरण करना होता है। यह खोजी प्रवृत्ति का विकास करने के लिए श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। गड़बड़ है, निगमन विधि कभी खोजी प्रवृत्ति का विकास नहीं करती है, ये काम करने वाली आगमन विधि होती है। निगमन का इससे कोई वास्ता नहीं है। यह गणित शिक्षण की एक परंपरागत और व्यवहारिक विधि मानी जाती है। ये वो बात आ गई जो मैंने पहले बोली थी, बिल्कुल सही है। यही कथन सत्य होगा कि खोजी प्रवृत्ति का विकास करती है, खोजी प्रवृत्ति का विकास ये कभी नहीं करेगी। चलिए अगला प्रश्न है, निगमन विधि का एक शिक्षण सूत्र नहीं है। निगमन विधि का एक शिक्षण सूत्र नहीं है। और जैसे आगमन की मैंने कहा था कि आगमन की याद है, पलट दोगे निगमन के हो जाएंगे, तो आपको निगमन के वहां उदाहरण से नियमता या नियम से उदाहरण बिल्कुल सही है, वहां स्थूल से सूक्ष्मता या सूक्ष्म से स्थूल बिल्कुल सही है, वहां विशिष्ट से सामान्य होता है या सामान्य से विशिष्ट बिल्कुल सही है। सामान्य सिद्धांत से विशिष्ट उदाहरण, सूक्ष्म बड़े छोटे से बड़े उदाहरणों तक, और नियम से उदाहरण। ज्ञात से अज्ञात ये नहीं होता है, को ज्ञात से अज्ञात ये तो आगमन का होता है। निगमन के लिए हम हमेशा अज्ञात से ज्ञात लिखते हैं, अज्ञात से ज्ञात होता है निगमन, तो ये शिक्षण सूत्र आगमन निगमन का नहीं होगा। निगमन विधि से जुड़ा एक और अच्छा प्रश्न, निगमन विधि का एक गुण नहीं है। निगमन विधि का समस्याओं का हल तीव्र गति से प्राप्त करने में सक्षम होती है, बिल्कुल सही है। समस्याओं का हल तीव्र गति से प्राप्त करती है निगमन विधि, क्योंकि सूत्र का प्रयोग किया, धड़ाक से प्रश्न हल। बालकों की तर्क चिंतन जैसी मानसिक शक्तियों का विकास करती है। गड़बड़ लग रहा है, ध्यान रखो, मानसिक शक्तियों का विकास करती है, रटने को प्रोत्साहित करती है, ये याद करने को प्रोत्साहित करती है, तर्क चिंतन का विकास नहीं करती। पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण कराने में सक्षम होती है, ये बात सही है, क्योंकि निगमन विधि में काम फास्ट होता है तो पाठ्यक्रम समय पूर्ण होता है। उच्च कक्षाओं की शिक्षण कराने के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ विधि मानी जाती है, बिल्कुल सही है। गलत यही विकल्प है, निगमन विधि कभी भी तर्क चिंतन जैसी मानसिक शक्तियों का विकास नहीं करेगी, डंके की चोट पे नहीं करेगी। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निगमन विधि के दोषों से संबंधित एक कथन गलत है। निगमन विधि में दोष भी होते हैं, कुछ विशेषताएं हैं, जैसे पाठ्यक्रम समय पर पूरा करेगी, व्यवहारिक विधि सबसे ज्यादा प्रयोग में ली जाती है, अधिकांश पाठ्यपुस्तकें इसी पर आधारित होती है, तो कुछ दोष भी है। रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है, बिल्कुल सही बात है। केवल अनुकरण का मार्ग होती है, बिल्कुल सही बात है। सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहित नहीं करती, बिल्कुल सही बात है। सक्रिय अधिगम आगमन में होता है, बच्चे आगमन में सक्रिय रह करके अधिगम करते हैं, इसीलिए आगमन से सीखा गया ज्ञान लंबे समय तक होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है, नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास निगमन नहीं करती, आगमन करती है, तो गलत है, ये दोष से संबंधित ये गलत होगा। अगला प्रश्न है, विश्लेषण विधि के संबंध में एक कथन असत्य होगा। विश्लेषण के लिए, विश्लेषण विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलने वाली प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है जो मानसिक शक्तियों जैसे तर्क चिंतन निर्णय आदि का विकास करती है, 100%। विश्लेषण विधि जिससे एक जटिल समस्या को, बड़ी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके हल किया जाता है। समस्या समाधान के कौशलों का विकास करती है, बिल्कुल सही बात है, समस्या समाधान के कौशलों का विकास करती है। विश्लेषण विधि जीवन में सिखाती है कि कैसे किसी समस्या को आप अलग अलग पार्ट में सोल्व करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। यह समेटने एवं गूंथने के सिद्धांत का पालन करती है, नहीं, समेटने एवं गूंथने की बात नहीं करती है, क्योंकि ये समेटने गूंथने का काम तो संश्लेषण विधि करती है, ध्यान रखो, ये काम संश्लेषण का होता है, समेटने, इसलिए संश्लेषण को कहते ही समेटने गूंथने की विधि है। ये विश्लेषण विधि के लिए एक सत्य कथन नहीं होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है,
विश्लेषण विधि के लिए एक कथन सत्य नहीं होगा। विश्लेषण के लिए कौन सा एक कथन, देखो ये भी विश्लेषण के लिए कथन सत्य नहीं है और ये भी विश्लेषण के लिए कथन सत्य नहीं है। 4 और 4 8 बिंदु आपको याद होंगे, मतलब एक ही प्रश्न को 2 बार रिपीट किया है लेकिन विकल्प 4 बदल दिए हैं। यह बीजगणितीय समीकरणों के हल और रेखागणित की प्रमेय को सिद्ध करने की श्रेष्ठ विधि है 100% विश्लेषण विधि। और ये ध्यान रखेंगे, रेखागणित की प्रमेय को सिद्ध करने में और बीजगणित के समीकरणों को हल करने में विश्लेषण विधि का ही प्रयोग होता है। यह माध्यमिक और उच्च स्तर के शिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि बिल्कुल सही है। विश्लेषण विधि को छोटे बच्चों के लिए अनुपयुक्त माना जाता है, छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक सक्रिय रहता है और विद्यार्थी उसका अनुकरण करते हैं। गलत बात है, विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं। विद्यार्थी ही तो तर्क चिंतन से, अपने मानसिक शक्तियों से समस्या के समाधान तक पहुंचते हैं। इस विधि में जटिल समस्या को पहले खंड खंड कर लिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो विद्यार्थी अनुकरण करेंगे केवल शिक्षक, ये निगमन में होगा। विश्लेषण विधि में बच्चे तर्क से, चिंतन से, निर्णय से ये समस्या क्यों और कैसे जैसे सवालों का हल ढूंढते हैं, उसके बाद समस्या समाधान तक पहुंचते हैं। तो ये अनुकरण करना, केवल शिक्षक सक्रिय रहना, ये बिंदु गलत होगा विश्लेषण के लिए। अगला प्रश्न है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछी गई है। प्रोफेसर यंग की ये परिभाषा है कि डैश 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 विधि में सूखी घास में से तिनका निकाला जाता है, जबकि डैश 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 विधि में तिनका सूखी घास में से स्वयं बाहर निकलना चाहता है, स्वयं निकलना चाहता है प्रोफेसर यंग का। तो इस पर डैश 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 में कौन सी विधि आएंगी? कौन सी विधि में तो सूखी घास में से तिनका निकालेंगे और कौन सी विधि में तिनका खुद सूखी घास में से बाहर निकलेगा? और ये आपको पता है, हमने विश्लेषण विधि में तिनका, अच्छा आगमन निगमन और निगमन आगमन की तो दोनों विकल्प गलत होंगे, ये तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये आपको पता है कि ये परिभाषा जो जुड़ी है वो विश्लेषण और संश्लेषण विधियों से जुड़ी है। अब समस्या खाली ये होती है कि पहली वाली में विश्लेषण आएगा कि दूसरी वाली में विश्लेषण आएगा, या संश्लेषण पहली वाली में आएगा कि दूसरी वाली में आएगा, ये आपको सब सोचना होता है। और ये आपको अच्छे से पता है कि सूखी घास में से तिनका खुद बाहर निकले, ये विश्लेषण प्रक्रिया का परिणाम होता है। ये विश्लेषण का तो दूसरे में विश्लेषण आएगा और पहले में संश्लेषण आएगा, तो पहले में संश्लेषण आएगा, तो सही विकल्प होगा संश्लेषण कौमा विश्लेषण, ना कि विश्लेषण कौमा संश्लेषण। तो क्रम इसमें बच्चे बस इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, बजाय इस विकल्प के इस विकल्प को भराएंगे। समझ में है, परिभाषा पढ़ी है तो दिक्कत होती है। अगला प्रश्न है, संश्लेषण विधि के लिए एक कथन गलत होगा, इनमें से कौन सा कथन ऐसा है जो संश्लेषण विधि के लिए गलत होगा? यह समेटने गूंथने की विधि है, बिल्कुल सही बात है, संश्लेषण ही होती है समेटने गूंथने की विधि, जैसा हमने अभी कहा। यह स्वतंत्र विधि मानी जाती है। ध्यान रखो, ये विकल्प आपको सोचने पर मजबूर करेगा, ये लट्टू जलना चाहिए, क्योंकि संश्लेषण स्वतंत्र नहीं होती है। हम कई बार पढ़ते हैं संश्लेषण के लिए कि विश्लेषण कर लिए जाने के बाद ही संश्लेषण होता है, यानी कि संश्लेषण विधि विश्लेषण पे आश्रित तो होती है, टिकी होती है, विश्लेषण विधि पे आश्रित विधि, ये बिल्कुल सही है। यह विधि क्यों तथा कैसे जैसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देती, बिल्कुल सही है। संश्लेषण में आप केवल बने बनाए नियम का आप प्रयोग करते हो, वो क्यों आया कैसे आया इसका काम नहीं होता है। स्वतंत्र विधि मानी जाती है, गलत है, स्वतंत्र विधि नहीं होती है संश्लेषण कभी भी। मैंने बड़े श्रेष्ठ प्रश्नों का देखो समावेश किया है। इस सेशन को आप जितना ज्यादा शेयर कर पाओगे मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि अच्छे प्रश्नों को सम्मान, अच्छे सेशन को सम्मान मिलना चाहिए। मैं जानता हूं कि यूट्यूब पे बहुत सारे सेशन अंधाधुंध यूं ही पड़े हैं बेतुके प्रश्नों के, पता नहीं किस तरीके से उनके इतने व्यूज और लाइक आ जाते हैं, मैं तो आज तक ही नहीं समझ पाया। हमारे इतने बेस्ट, पूरे मैं कह रहा हूँ राजस्थान तो दूर बात है, पूरे भारत में सबसे बेस्ट सेशन होते हैं, सबसे बेस्ट सेशन होते हैं, उसको एक मिलना चाहिए। मैं ये एक मेरी इच्छा होती है कि मिले ऐसे वीडियोस को सम्मान मिले, और वो मेरे ही नहीं किसी भी शिक्षक की हो, अच्छे वीडियोस हो उसको सम्मान मिलना चाहिए। प्रयोगशाला विधि के लिए कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? प्रयोगशाला विधि आपको पता है अच्छे से, इसका आधार आगमन विधि होती है, बिल्कुल डंके की चोट पे सही है। इस विधि में बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों के अधिकतम प्रयोग से सीखता है, ये तो ढोल गाजे बाजे के साथ सही है। ज्ञानेंद्रियों के करके सीखना होता है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी गाजे बाजे के साथ सही है। प्रयोगशाला विधि के लिए तीनों तथ्य बड़े सही हैं। और संज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्ष का सर्वाधिक विकास करती है, गलत। संज्ञानात्मक भावात्मक का इतना विकास नहीं करती जितना क्रियात्मक पक्ष का विकास करती है, क्रियात्मक। इसीलिए हम इस प्रश्न में प्रयोगशाला विधि के प्रश्न में कई बार हम लिखते हैं कि प्रयोगशाला विधि कौशलात्मक पक्ष के उद्देश्यों को प्राप्त करने का श्रेष्ठ साधन होती है। मैंने एक और प्रश्न लिया है प्रयोगशाला के भी, मैंने 2 प्रश्न लिए हैं, वहां पे भी आप देखें वहां विकल्प दूसरे हैं, यहाँ पे विकल्प दूसरे, वहां विकल्प दूसरे, तो इसमें गलत कथन ये होगा। संज्ञानात्मक भावात्मक का सबसे ज्यादा नहीं करती, सबसे ज्यादा क्रियात्मक पक्ष का करती है, क्योंकि बच्चा करके सीखता है, और जहां करके सीखना है वहां क्रियात्मक पक्ष है। और देखो प्रयोगशाला के लिए एक और प्रश्न, और कौन सा सत्य, ऐसे ही प्रश्न है, विकल्प बदल गए हैं।
सैद्धांतिक ज्ञान का पुनर्वलन करती है 100%। बच्चा जो सैद्धांतिक तौर पर पढ़ता है उसको बच्चा करके सीखता है, देखता है। सर्वश्रेष्ठ बाल केंद्रित विधि है जिसमें बालक पूर्ण सक्रिय, अध्यापक परामर्शक डंके की चोट पर सही है। बाल केंद्रित विधि है, बच्चा ही सक्रिय रहता है, अध्यापक केवल परामर्शदाता होता है। कौशलात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन मानी जाती है, जैसा मैंने अभी कहा था पिछले प्रश्न में, ये डंके की चोट पर ढोल बजा करके सही है, क्योंकि तभी तो क्रियात्मक पक्ष का सबसे ज्यादा विकास करती है। अमूर्त चिंतन से मूर्त अनुभवों की, गलत है। अमूर्त चिंतन से मूर्त अनुभव नहीं जाती है, ये गलत है, क्योंकि आगमन विधि जो होती है वो भी मूर्त से अमूर्त जाती है, क्योंकि मूर्त अनुभव करता है बच्चा, मूर्त चिंतन करता है, उसके बाद अमूर्त समझ उसकी बनती है। तो ये अमूर्त से मूर्त नहीं जाएगी, मूर्त से अमूर्त जाएगी, इसलिए ये कथन गलत है इसका। चलिए अगला प्रश्न है, प्रदर्शन विधि के संबंध में सही कथन नहीं है। प्रदर्शन विधि के लिए आप देखो, प्रदर्शन विधि को भी हमने लिया है। मैं फिर कह रहा हूं कि इस सेशन के सारे सवाल आपके लिए बड़े आइकॉनिक सवाल हैं, और मैंने शुरू में बोल दिया था इसके कई सारे सवाल ऐसे हैं जो आपको पूरे भारत के किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेंगे। मैंने बैठ के मौलिक बनाए हैं, चैलेंज है, चेक कर लेना, किसी से भी चेक करवा लेना, कोई शिक्षक का ही उससे पूछ लेना कि भाई बता कहां पर है, तो अगर तुमने ये पढ़ा है तो मुझे पता है, मुझे पता है, मैं एक एक चीज पर बड़ी बारीक नजर रखता हूं, और कौन सा प्रश्न बैठ करके जब मैं खुद बनाता हूं मुझे पता होता है कि मेरा शुरू के जितने प्रश्न थे वो मौलिक प्रश्न थे सारे। प्रदर्शन विधि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है प्रदर्शन विधि के लिए? इस विधि में बालक मूर्त अनुभवों से सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रदर्शन, जिसमें बच्चा प्रदर्शन, सैद्धांतिक ज्ञान जो बच्चे को कराया है उसका बच्चे को प्रदर्शन कराया जाएगा, उस प्रदर्शन के माध्यम से बच्चा सीखेगा। तो मूर्त अनुभवों से सीखता है। निरीक्षण शक्ति का विकास करने वाली विधि है, बिल्कुल। प्रदर्शन विधि में बच्चा निरीक्षण करता है, और जो प्रयोग प्रदर्शन किया जा रहा है अध्यापक के द्वारा उसका निरीक्षण करता है, तो निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। अध्यापक सैद्धांतिक ज्ञान की प्रस्तुति के बाद उस पर आधारित प्रयोग प्रदर्शन करते हैं, डंके की चोट पर सही है, ये भी होता है प्रदर्शन विधि में। इस विधि में बालक करके सीखते हैं, नहीं करके नहीं सीखता है, देख के सीखता है, निरीक्षण से सीखता है, करना नहीं होता है। लर्निंग बाय डूइंग नहीं होती है इसमें। प्रदर्शन, एक लाइन सुन लो, प्रदर्शन विधि में लर्निंग बाय डूइंग नहीं हो, लर्निंग बाय डूइंग प्रयोगशाला में होती है। प्रदर्शन विधि में लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन होता है, देख के। इसलिए इसके लिए एक नाम दिया जाता है, देखो सुनो और समझो, करो मत, करना नहीं है, करने की परमिशन नहीं है, देखो सुनो और समझो पे आधारित विधि। प्रदर्शन के लिए मैंने एक और सवाल लिया है, उस सवाल को भी आप देख लें। देखो सुनो और समझो के सिद्धांत का पालन करने वाली विधि है, तो डंके की चोट पर प्रदर्शन विधि होगी। प्रदर्शन विधि में इसमें आगमन निगमन विश्लेषण, इनमें देखो सुनो की बात नहीं है, इसमें मानसिक क्रियाओं के साथ काम होता है, देखने सुनने का नहीं है। प्रदर्शन, देखो सुनने का मतलब विशिष्ट देखो सुनना है। अब आप ये कहो कि सर आगमन या निगमन विधि में बच्चा काम कर रहा होगा तो सुन तो तब भी रहा होगा, देख तो तब भी रहा होगा, हम ऐसे सामान्य देखने सुनने की बात नहीं, ऐसे तो आंख बंद करके थोड़ी बैठेगा, कान में कोई दरवाजा लगा के थोड़ी बैठेगा। हम देखने सुनने को विशिष्ट अर्थ में ले रहे हैं कि जहां पे बच्चा किसी पर्टिकुलर कंटेंट से जुड़े किसी चीज को देख रहा है, उसे दिखाया जा रहा है, ध्यान रखो। तो प्रदर्शन विधि। और अगला प्रश्न है, प्रदर्शन विधि के दोषों से संबंधित एक कथन सत्य नहीं है। दोष होते हैं प्रदर्शन विधि में भी, क्या होते हैं? कौशलात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं करती, बिल्कुल सही है। जैसे मैंने अभी कहा कि देखो सुनो और समझो, करो मत, करने की परमिशन नहीं है, यानी कि देयर इज नो लर्निंग बाय डूइंग, और लर्निंग बाय डूइंग नहीं है तो कौशलात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति भी नहीं होगी, इसलिए ये सही है। कक्षा में सभी विद्यार्थी सक्रिय और सहभागी नहीं हो पाते, बिल्कुल सही है। प्रदर्शन जब होता है तो जो आगे के विद्यार्थी रहते हैं वो ज्यादा प्रदर्शन देख पाते हैं, पीछे के विद्यार्थियों की सहभागिता उतनी नहीं हो पाती, इसलिए वो समझ नहीं पाते हैं। पूर्णतः बाल केंद्रित विधि मानी जाती है, ये गड़बड़ है। प्रदर्शन पूर्व तैयारी उचित ना हो तो अवधारणा स्पष्ट प्रेषित नहीं हो पाती, ये बिल्कुल सही है। अगर प्रदर्शन से पहले तैयारी नहीं की अध्यापक ने तो अवधारणा प्रेषित नहीं हो पाएगी। पूर्णतः बाल केंद्रित विधि है, ये कथन जो है ये असत्य है, प्रश्न असत्य पूछ रहा है, क्योंकि बाल केंद्रित नहीं होती है प्रदर्शन विधि, ध्यान रखो शिक्षक केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित होती है। क्यों होती है? अब आपके दिमाग में एक बात जाएगा कि सर बच्चे सक्रिय होकर सीख तो रहे हैं, मूर्त से अमूर्त सीख रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखो बच्चों को स्वतंत्र अनुक्रिया करने की अनुमति नहीं है। सब कुछ प्रदर्शन का, सब कुछ कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल अध्यापक के हाथ में। इसलिए प्रदर्शन विधि में विद्यार्थी कुछ सीमा तक सक्रिय रहने के बावजूद भी ये विद्यार्थी केंद्रित नहीं होती है। विद्यार्थी केंद्रित होगी जिससे सब कुछ निर्णय विद्यार्थी लेगा, इस विधि में सब कुछ निर्णय अध्यापक लेता है। इतनी बेस्ट व्याख्या मैं समझ रहा हूं कोई नहीं करेगा,
इतनी बेस्ट व्याख्या है, इतने बेस्ट प्रश्नों के साथ कोई नहीं करेगा। ये सेशन आप जितना ज्यादा लाइक करेंगे मुझे खुशी होगी। और ये लास्ट प्रश्न है इसका, और लास्ट प्रश्न है, आगमन तथा निगमन विधि के प्रतिपादकों का सही युग्म है। आगमन और निगमन के प्रतिपादकों का प्लेटो तथा अरस्तु, अरस्तु तथा प्लेटो, अरस्तु तथा पाइथागोरस, अरस्तु और क्लियोपेट्रिक। तो ये क्लियोपेट्रिक की वजह से ये विकल्प गलत है, पाइथागोरस की वजह से ये विकल्प गलत है, क्योंकि हमको ये पता है कि अरस्तु और प्लेटो है। अब किसका अरस्तु किसका प्लेटो, ये ध्यान रखना है। आगमन में आ होता है, ध्यान रखेंगे, अरस्तु में आ होता है। आगमन विधि के अरस्तु है और निगमन विधि के प्लेटो है। आगमन विधि के अरस्तु, सही विकल्प होगा ये। तो इतने अच्छे विकल्पों के साथ, इतने अच्छे प्रश्नों के साथ मैंने ये सेशन किया है। नो डाउट ये सेशन आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। ये #1 था, जैसे मैंने कहा #1 था ये, और इस #1 में आप देखेंगे ये पहला सेशन है। इसी शिक्षण विधियों से जुड़ा दूसरा तीसरा सेशन में लाऊंगा। बहुत शानदार प्रश्नों के साथ आपका अभ्यास होगा। पीडीएफ इसकी आप जाकर के एप्लीकेशन में, वो जो 10-11 रुपए का कोर्स है श्रेष्ठ रिवीजन प्रश्न नाम से, वहां पे जाकर के आप खरीदें। वहां पे आप, क्योंकि नाम मात्र का शुल्क है, और वहां पे जाकर के आप पीडीएफ के माध्यम से प्रश्नों को देखें, पढ़ें। परीक्षा में जब ये प्रश्न आएंगे तो आपको बहुत ज्यादा याद नहीं रहेगा। मैं फिर इसी अपेक्षा के साथ कि इतना श्रेष्ठ प्रश्नों की आप सराहना करेंगे, इतना श्रेष्ठ व्याख्याओं की आप सराहना करेंगे, और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करने में, और उसमें आपको क्या उत्तरदायित्व बनता है, आपकी ड्यूटी भी बनती है। जय हिंद, जय भारत।